नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो छंद भाग 2 में मैं आपको छंद के अति महत्वपूर्ण तथ्यों को ट्रिकी अप्रोच के साथ याद कराऊंगा और आपके दिमाग में फीड करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप छंद को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इससे पहले के मेरे एक वीडियो छंद भाग 1 को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसे देखने के बाद आप इस रटने वाले तथ्यों को और भी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। कोई भी कविता या छंद अपने पद या चरणों के माध्यम से यानी पैरों के माध्यम से आगे बढ़ती है। पद सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं, कभी कभी यह 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि छप्पर। वैसे सामान्यतः पद या चरण 4 प्रकार के होते हैं। पद किसको कहते हैं? तो ये पहला पद है, यहां से लेकर यहां तक ये पहला पद है, यहां से यहां तक ये दूसरा पद, यहां से यहां तक ये तीसरा पद, यहां से यहां तक ये चौथा पद। अगर हम इसको एक लाइन में कहा जाए तो इसको हम कह सकते हैं पहला दल, और इस लाइन को हम कह सकते हैं दूसरा दल। अब सम छंद कौन कौन से होते हैं? सम छंद का मतलब क्या हुआ? जिसमें सभी चरण में बराबर बराबर मात्राएं, चाहे वर्ण हो तो सब में बराबर बराबर, मात्राएं हो तो सभी चरणों में बराबर बराबर मात्राएं, चाहे वर्ण हो। जैसे अगर इसको हम ट्रिकी विधि से याद करें तो ये सोचिए कि चौपाई यानी कि चारपाई में चारों पैर जो होते हैं एकदम बराबर होते हैं। थोड़ा भी डिसबैलेंस हुआ तो डगमग करने लगा, यानी कि चौपाई में चारों पैर बराबर होते हैं, यानी कि सम होते हैं। इंद्र वज्रा, तो ये सोचिए कि इंद्र का जो वज्र है वो एकदम बराबर बराबर होता है, सब पे बराबर प्रहार करता है, बराबर बराबर एकदम बैलेंस होता है, सम होता है। रोला, सोचिए कि जब हम रोते हैं तो दोनों आंखों से बराबर बराबर आंसू टपकने चाहिए। रोला यानी कि सम होता है, रोने पर सम यानी बराबर बराबर आंखों से आंसू टपकते हैं। हरि गीतिका, सोचिए कि हरि का न्याय सबके लिए बराबर है, हरि का न्याय सबके लिए बराबर होता है। उपेंद्र वज्रा यानी कि उप इंद्र, जब इंद्र का वज्र समान है, दोनों तरफ से बराबर है यानी सम है, तो उसी तरह से उपेंद्र यानी उप का इंद्र भी यानी उप इंद्र जो है उनका वज्र समान है, यानी कि बराबर बराबर है, छोटा बड़ा नहीं, देखिए बराबर हो गया। बसंत तिल का, ये सोचिए जो बस होता है एकदम बैलेंस होता है, कोई पहिया छोटा बड़ा नहीं हो सकता है, यानी कि एक पहिया इतना बड़ा एक पहिया इतना छोटा नहीं हो सकता है, डिसबैलेंस हो जाएगा। यानी कि बस जो होता है वो सम यानी कि बराबर बराबर सब कुछ अनुपात में होता है। सवैया यानी सोचिएगा सवैया का मतलब 100 का नोट, चाहे छोटा वाला हो या बड़ा वाला हो, किसी डिजाइन का हो, उसका मूल्य 100 ही रुपया होगा, यानी 100 का नोट सब सम होता है, यानी कि बराबर होता है। अर्धसम का मतलब जिसमें पहला और तीसरा चरण समान हो और दूसरा और चौथा चरण समान हो, उसको हम अर्धसम छंद कहते हैं। जैसे दोहा, सोरठा, वर्ण, इसको आप इस तरह सोच सकते हैं कि दोहा यानी कि दो का हाफ यानी कि आधा हो गया, दो का हाफ यानी दो का हाफ आधा। सोरठा, सोचिएगा सोर विश्व में जितना हो रहा है वो अभी हाफ है, अर्ध है, पूरा हो जाएगा तो क्या होगा? सोर जो है वो अभी अर्ध है, आधा है। बर बिना वधु के आधा है, यानी कि अर्धसम है। विषम छंद में छप्पा और कुंडलिनी है। वैसे जब परीक्षा में आपसे पूछा गया निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा सम छंद है या कौन सा अर्धसम है या कौन सा विषम है, उसके लिए मैं आपको ये याद दिला रहा हूं। जैसे विषम छंद, तो इसका कोड आप 20 से याद रखिएगा, यानी कि छप्पा, यानी सोचिए कि छप से कोई कहां गिरा तो 20 में गिरा। विषम छंद उसे कहते हैं जिसमें 2 से अधिक चरण असमान होते हैं। और कुंडलिनियां, सोचिए कुंडली मार के कौन बैठता है? तो सांप बैठता है, यानी कि विषधर बैठता है। तो कुंडली मार के विषधर, छप से कहां गिरा? विष में। दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा छंद वर्णिक है या दिए गए विकल्पों में से कौन सा छंद वर्णिक नहीं है। तो ये आप तभी बता पाएंगे जब आप दोनों याद रखें कि कौन सा छंद वर्णिक है, कौन सा छंद मात्रिक है। तो आइए हम वर्णिक छंद याद करते हैं। अब हम जानते हैं कि हमने अपने सभी वीडियो में आपको बताया कि हम जब भी कोड बनाते हैं शुरू के 2 अक्षरों से बनाते हैं ज्यादातर मामलों में। तो वर्णिक में से 2 अक्षर निकालेंगे, तो 2 अक्षर निकालेंगे तो इसमें से निकलेगा वर्णिक छंद, यानी कि जिसमें हम वर्ण गिनते हैं यानी अक्षर गिनते हैं, न कि मात्राएं।
न कि ये सब नहीं गिनते। वर्णिक छंद में हम केवल मात्राएं गिनते चले जाते हैं। तो वर्णिक छंद का कोड निकला वर। वर का मतलब वर वधु वाला वर। तो इंद्र का वर है इंद्राणी के, इंद्र वर है इंद्राणी के, तो याद रखिएगा। यानी कि इंद्र इंद्राणी, यानी कि इंद्र क्या है, वर है, तो आपको याद आ जाएगा कि वर्णिक छंद है। उपेंद्र यानी कि उप इंद्र, तो उप इंद्र भी क्या है, वर है, वधु नहीं है, तो उप इंद्र भी वर है, तो याद आ जाएगा वर्णिक छंद है। बसंत तिलका, दो अक्षर से निकला बस। सोचिए कि अपने शादी में आप एक बस लेके जा रहे हैं, तो कहां ले जा रहे हैं, बस, तो किसी वर के शादी में, यानी कि बस कहां जा रहा है, तो वर वधु के साथ बस जा रहा है, यानी बस जा रहा है वर वधु के साथ, यानी कि वर्णिक छंद है। सवाया, तो सोचिएगा 100 के नोटों की माला बनाई गई और वर को पहनाया गया। सवाया, सवाया यानी 100 के नोटों की माला वर को पहनाया गया, यानी कि वर्णिक छंद। अब ये याद कर लीजिए कि ये सब वर्णिक छंद है महत्वपूर्ण। वैसे तो छंद कई हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये हैं। तो वर्णिक महत्वपूर्ण छंद ये हैं, और बाकी सब जितने हैं वो सब के सब मात्रिक छंद, इस तरह से याद रख सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि म से मात्रिक है और म से होगा महत्वपूर्ण। आप दिमाग में एक कॉमन सेंस ये बनाइएगा कि म से महत्वपूर्ण यानी मात्रिक छंद, यानी म से महत्वपूर्ण, यानी जितने महत्वपूर्ण छंद है वो सब मात्रिक छंद है। जैसे कि दोहा ज्यादा चर्चित है, ज्यादा परीक्षा में आता है, सोरठा भी, चौपाई भी, रोला भी, ये सब ज्यादा चर्चित वाले छंद मात्रिक छंद है। यानी कि म से मात्रिक छंद और म से महत्वपूर्ण, यानी ज्यादा चर्चित वाले छंद मात्रिक छंद में है। दोस्तों अब आइए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लेते हैं। वर्णिक छंद हो या मात्रिक छंद हो, तो संख्याएं कितनी होती हैं। तो वर्णिक छंद में इंद्र वज्रा, यानी कि प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, यानी कि अक्षर होते हैं। ये याद रखिए, वर्णिक छंद यानी कि 11 अक्षर होते हैं। अगर गिनेंगे तो ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 11 हो जाए तो हम समझेंगे कि इंद्र वज्रा है। अब कैसे याद करेंगे, तो सोचिएगा हमारे हिसाब से मेरा कोड है 11 का 11 में 2 अक्षर निकालते हैं तो एक निकलता है, यानी 11, यानी कि एक, यानी हम जब भी 11 आएगा तो 11 का कोड एक समझेंगे। एक का मतलब अंडा। तो सोचिएगा इंद्र एक पर वज्र चला रहा है, इंद्र 11 यानी एक पे वज्र चला रहा है, और उप इंद्र भी क्या कर रहे हैं, एक पे वज्र चला रहे हैं, 11 एक पे वज्र चला रहे हैं। बसंत तिलका बस, 14 का हमारा कोड है 14वीं का चांद। अब जब भी 14 आएगा हम लोग कोड उसको करेंगे 14वीं का चांद। तो सोचिए बस से आप जा रहे थे विवाह में, क्योंकि ये वर्णिक छंद है, तो विवाह में जा रहे थे तो आप 14वीं का चांद देखे थे बस से बाहर रात में। बस से क्या दिखा था, 14वीं का चांद। बसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं, यानी कि 14 अक्षर होते हैं, बस गिनने के आसान है। अब सवाया में 21 से लेके 31 तक, 21 भी होता है किसी में 31 तक सवाया में होते हैं। मध्यगयंत में 23, सुंदरी में 25 और कवित्त मनोहर में 31 होता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान कि सभी छंदों के अंत में तुक होता है। मात्रिक छंद देखिए दोस्तों, 2 जिसमें दिया है, जैसे 12 7 13 11, तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि सम है कि अर्ध सम है। तो 2 दिया हुआ है यानी कि अर्ध सम है, 1 दिया हुआ है यानी, या अगर 1 आपने याद किया तो इसका मतलब समझिएगा कि सम छंद है। कैसे, ये 12 7 लिखा है बरवे में होते हैं, तो इसका मतलब याद करिएगा इस तरह से कि पहले और तीसरे में 12 और दूसरे और चौथे में 7 मात्राएं होती हैं। यानी कि अगर ये बरवे होगा तो इसके पहले में और तीसरे में ये पहला चरण है, और ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। तो पहले और 12 का मतलब पहले और तीसरे में, 7 का मतलब दूसरे और चौथे में 7 मात्राएं अगर होंगी तो वो बरवे होगा। तो कैसे याद करेंगे, तो हमारा कोड 12 का है 12, यानी कि बाल, यानी कि हमारे जो ये बाल है ये 12 का कोड है बाल। तो बर, सोचिएगा कि क्या किया गया वर के साथ, तो शादी में वर के साथ क्या किया गया, तो उसके बाल में 7 का कोड है 7, यानी कि से ब, यानी कि
दूल्हे के बाल में यानी कि वर के साथ दूल्हे के बाल में सेब लटका दिया गया, मजाक में दूल्हे के बाल में सेब लटका दिया उनकी सालियों ने। यानी कि जब भी आएगा बर वे तो बर के साथ क्या किया गया था उसके बाल में सेब लटका दिया गया था। दो हाफ, मैंने पीछे बताया था कि दो का हाफ आधा होता है यानी कि अड़सम है, तो दो का हाफ अगर कोई करता है तो ये एक अशुभ बात है। हमने क्योंकि 13 को कोड किया है अशुभ अंक, क्योंकि भारतीय परंपरा में हम लोग कुछ लोग मानते हैं 13 अशुभ अंक है, तो आप सोचिएगा कि दो का हाफ करना एक अशुभ बात है। या इस तरह से भी सोच सकते हैं कि जब दो लिखा हुआ है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि 11 13 है कि 13 11। 13 का मतलब पहले और तीसरे में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं, तो ये कभी उल्टा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये भी इस तरीके से सोच सकते हैं कि दो लिखा है दो, लेकिन इसमें शुरुआत है 13 से यानी 3 से। दो लिखा हुआ लेकिन 3 से शुरुआत है। जब शुरुआत याद आ जाएगा तो याद आ जाएगा कि अगले में यानी तीसरे दूसरे और चौथे में 11 11 है। या ऐसे भी कि दो का हाफ जो होता है वो अशुभ एग है, अशुभ एग है। दो का हाफ अशुभ एग है और सोरठा रहा है तो सोरठा ठीक इसका उल्टा है। कभी कभी पूछेगा दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा का उल्टा क्या होता है, तो ये कोड याद रखिएगा दोस्त। ये सोचिएगा दोस्त उल्टे सीधे होते हैं, हमारे दोस्त हर दोस्त उल्टे सीधे होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। दोस्त सो यानी कि दोस्त क्या होते हैं उल्टे सीधे होते हैं, यानी कि दोहा और सोरठा उल्टे हैं आपस में। इसी का उल्टा कर देंगे तो 11 13 हो जाएगा। चौपाई, तो ये आप सोचिएगा चौपाई का मतलब 4 पाई, तो सोचिएगा ये जो चारों पाए हैं इसके चारों पायों में आपने सोल पहना दिया यानी ऊंचे हील का जूता पहना दिया। ऊंचे हील का जूता पहना दिया, सोल पहना दिया, क्योंकि 16 का कोड हमने बनाया है 16 यानी जूते का सोल। तो चौपाई यानी चारपाई को आपने क्या पहनाया था, तो सोल वाला जूता पहनाया था। यानी याद आ जाएगा चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं, तो केवल एक ही अंक लिखा है, दो इस तरह से नहीं लिखा है, यानी कि इससे पता चलता है कि ये समछंद है। रोला, इसमें भी एक लिखा हुआ है, यानी कि प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं होती हैं, यानी कि ये भी समछंद है। तो रोला की पहचान है 24, 24 का हमारा कोड है 24 का। हमेशा जब भी हम याद कराएंगे अपने चैनल पे तो 24 का कोड होगा 24 जी। तो सोचिए कि रोला यानी रो कौन रहा है, तो सोचिएगा रो रहे हैं 24 जी। फिर सोचिएगा कुंडली, कुंडली मार के कौन बैठा है, तो 24 का कोड फिर से वही 24 जी। और 6 का कोड हम लोग हमेशा बनाते हैं विक्स, खाने वाली चॉकलेट विक्स। तो कुंडली मार के कौन बैठा है, तो 24 जी विक्स खा रहे हैं। कुंडली मार के 24 जी विक्स खा रहे हैं। ये दोहा और रोला को मिलाकर बनता है। और हरगीतिका में 28 होते हैं और छप्पा में 6 चर होते हैं, इससे भी आप पकड़ सकते हैं। देखिए मात्रा कैसे लगाते हैं, सोरठा में एक मात्रा लगाना हम लास्ट में जाते जाते सिखा देते हैं। देखिए ई का मात्रा, छोटी ई का मात्रा मैंने बताया था एक, इस पे भी एक, इस पे भी एक, छोटा ऊ का मात्रा 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 इसलिए, आ का मात्रा इसलिए, दो मात्रा यानी वर्तुलाकार यानी एस बना देंगे, एक मात्रा, ये बड़ी का मात्रा इसलिए दो, अब छोटा ऊ का मात्रा एक। अब यहां पे ध्यान दीजिए र जब गोला बनाया जाए तो ये होता बड़ा होता पहचान, और र बस अगर ऐसे कर दिया जाए बिना गोला के तो ये होता छोटा। तो इसे गोला नहीं बनाया यानी ये छोटा वाला र है इसलिए एक मात्रा, इस पे एक मात्रा, इस पे एक मात्रा, इस पे एक मात्रा, इस पे एक, ये ओ का मात्रा इसलिए दो, इस पे एक मात्रा, इस पे एक मात्रा, इस पे एक मात्रा, इस पे दो मात्रा, एक 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 एक, दो मात्रा, एक मात्रा, एक एक, दो, एक 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 एक, एक मात्रा क्योंकि छोटी है, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा। अब गिनिए, इस वाले को हम दो मात्रा गिनते हैं, बाकी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इसमें है 11। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें है 13, इसमें है 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी यहाँ भी 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें है 13। यानी ये किसकी पहचान है, सोरठा की, क्योंकि सोरठा में लिखा हुआ है
कि पहले और तीसरे चरण में 11-11, देखिए पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तो यानी कि ये सोरठा है। वैसे इसमें जगड़ तगड़ मगड़ वाली भी बातें होती हैं और कितने मात्रा पे यति हो रही है, ये सब चीजें भी होती हैं। तो सब कुछ याद करने में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने कम से कम इतनी बातें बता दी। कम से कम इतना भी अगर याद रहेगा तो हो सकता है कि आपका आंसर सही हो जाए। यदि आपको मेरा ये चैनल या ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो जरूर लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा। धन्यवाद।